नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आज हमारा विषय है या टॉपिक है वह है गुप्त प्रशासन। तो इससे पूर्व की क्लासों में हमने गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा, गुप्त सम्राटों के बारे में पढ़ा कि गुप्त प्रशासन, गुप्त सम्राट कौन कौन से हुए और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और उन्होंने कौन कौन सी मुद्रा चलाई या किस प्रकार की मुद्रा चलाई और किस गुप्त शासक के समय हुणों के आक्रमण हुए या किस गुप्त शासक ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इनके बारे में हम जैसे चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त जो भी शासक थे उनके बारे में हमने जो है विस्तार से पहले ही चर्चा की है। आज हमारा जो टॉपिक है वो गुप्त प्रशासन से संबंधित है कि जो गुप्त शासक थे वो अपने राज्य का या अपने साम्राज्य का प्रशासन किस आधार पर करते थे, कैसे अपनी शासन व्यवस्था संभालते थे, कैसे शासन करते थे और उस शासन व्यवस्था में सहयोग देने के लिए कौन कौन से प्रमुख अधिकारी थे, न्याय व्यवस्था कैसी थी, दंड विधान कैसा था, कर प्रणाली क्या थी, तो इन केंद्रीय प्रशासन कैसा था और जिला प्रशासन कैसा था। तो हम इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि गुप्त प्रशासन कैसा था। तो उसकी चर्चा करते हैं। तो गुप्त प्रशासन को हम देखें तो इनकी राजभाषा जो थी वह संस्कृत थी और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य प्रशासन एक केंद्रीयकृत प्रशासन था, मुख्य धुरी केंद्र था, लेकिन गुप्त सम्राटों के समय उनके द्वारा दिए गए भूमि अनुदान के कारण एक नई व्यवस्था पनपी जिसे सामंतवाद कहा जाता है। तो उस सामंतवाद के कारण जो है गुप्तों का प्रशासन तो था वह विकेंद्रीकृत था, यानी प्रशासन बंटा हुआ था। और इसके साथ साथ गुप्त प्रशासन व्यवस्था में हम दो नई चीज़ें और देखते हैं। एक नई चीज़ ये कि गुप्त प्रशासन में जो है वह पद जो था वह वंशानुगत हो गया था, यानी पैतृक हो गया था। एक के बाद एक उसके पुत्र को उसका पद, मंत्री पद या कोई भी पद, अधिकारी का पद था, उसे दिया जाता था। तो वंशानुगत हो गया था। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि जैसे अनंत सेन जो थे वह कुमार गुप्त के मंत्री थे और अनंत सेन जो है वह वीरसेन के पुत्र माने जाते हैं और यही वीरसेन जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद वीरसेन के जो पिता हरिसेन थे वह समुद्रगुप्त के मंत्री थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अधिकारी या मंत्री जो पद था वह गुप्त प्रशासन के दौरान वंशानुगत हो गया था। इसके साथ साथ हम एक और नई व्यवस्था ये देखते हैं कि गुप्त प्रशासन के दौरान एक ही व्यक्ति को अनेक प्रकार के अधिकार या पद दिए जाते थे, एक साथ उन्हें अधिक पदों पर अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त की, तो प्रयाग प्रशस्ति में एक ये ज्ञात होता है कि हरिसेन जो थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति का लिखी, तो हरिसेन जो थे कुमार मात्य भी थे, इस पद पर भी अधिकार नियुक्त थे। इसके साथ साथ वह संधि विग्राहक और महादंडनायक के पदों पर भी नियुक्त थे। तो इस प्रकार गुप्त प्रशासन में हम दो नई व्यवस्थाएं देखते हैं, एक पदों का अनुवांशिक होना या वंशानुगत होना और दूसरा जो है वह एक ही व्यक्ति को अनेक प्रकार के पद देना या अधिकार देना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त प्रशासन को संभालने के लिए जिनकी मुख्य धुरी सम्राट था, लेकिन उसके प्रशासन को अनेक तरह से बंटवारा कर दिया गया था, उनके विभाग में अलग अलग कर दिए गए थे शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो हम देखते हैं कि केंद्रीय प्रशासन जो था इसको विकेंद्रीकृत कर दिया गया था और इन्हें केंद्रीय प्रशासन सबसे बड़ी इकाई जो थी वह प्रांत थी, जिन्हें देश, भुक्ति और अवनी कहा जाता था। और इस देश, भुक्ति या अवनी जिस प्रांत को कहा जाता था, तो प्रांतों का विभाजन अनेक विषयों में किया गया। जिस विषय यानी जिला, तो प्रांतों का विभाजन विषयों में और विषयों का विभाजन जो है विथि में, विथि यानी तहसील और विथि का विभाजन पेठ यानी ग्राम।
तो सबसे जो छोटी इकाई थी गुप्त प्रशासन की वो ग्राम थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए, उसकी अच्छी तरह से व्यवस्था करने के लिए गुप्त प्रशासन को अनेक भागों में बांटा गया था। तो सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, उसके प्रांतों को विषयों में बांटा गया, विषयों को वित्ती में बांटा गया और वित्ती को पेट में विभक्त कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं इनको अलग अलग विभाजन किया गया। तो केंद्रीय प्रशासन सबसे पहले आता है, केंद्र का प्रशासन की केंद्रीय प्रशासन कैसा था। केंद्रीय प्रशासन में जो राजा था वह शासन का केंद्र बिंदु था, यानी जो सम्राट था, गुप्त सम्राट, वह प्रशासन का या शासन का केंद्र बिंदु था, मुख्य धुरी थी। और गुप्त शासक अपनी देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। इसके साथ साथ वह जो है अनेक ऐसी पदवियां भी धारण करते थे जो देवताओं की उपाधियों के समान मानी जाती थी, और उनकी उपाधियों से भी ये सिद्ध होता है कि वह देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। और इसके साथ साथ जो गुप्त शासक थे वह स्वयं विष्णु को अवतार मानते थे, स्वयं को विष्णु का अवतार मानते थे। और इसके साथ साथ जो विष्णु की पत्नी अर्थात जो लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को राज सत्ता की देवी के रूप में गुप्त शासक मानते थे, और इस लक्ष्मी का अंकन जो है गुप्त सिक्कों पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजा था वह केंद्र का धुरी था, मुखिया था, यानी सारी शक्तियाँ जो थी वह राजा में निहित थी। और इसके साथ साथ राजा देवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे, अपने आप को विष्णु का अवतार मानते थे। और इसके साथ साथ राजा अनेक प्रकार की ऐसी उपाधियां भी धारण करते थे, बहुत भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। गुप्त सम्राट अनेक प्रकार की उपाधि धारण करते थे, जैसे हम कहें कि जैसे परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भटारक और एकराट जैसी बहुत ही भारी भरकम उपाधियां भी ये धारण करते थे। सम्राट को प्रशासन में सहयोग देने के लिए, उसका साथ देने के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद भी थी, जिसका उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त होता है। तो अभिलेखों में जो एक मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है या अभिलेखों से ज्ञात होता है कि प्रशासन की सुविधा के लिए, राजा को सहयोग देने के लिए, सम्राट का साथ देने के लिए, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, और उसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। जो मंत्री परिषद थी उसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। और यह मंत्री परिषद राजा को यानी सम्राट को विभिन्न विषयों पर अपनी सलाह देती थी, जिसके अनुसार शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन इसमें ये एक बात विशेष ये भी है कि सलाह दी जाती थी और उस सलाह को मानना या न मानना, स्वीकार करना या अस्वीकार करना, यह सम्राट पर आधारित था। वो चाहे तो उस सलाह को मान सकते थे, चाहे तो नहीं मान सकते थे, क्योंकि केंद्र की मुख्य धुरी सम्राट ही था, अंतिम निर्णय सम्राट का ही माना जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्री परिषद जो थी, जिसका उल्लेख अभिलेखों में प्राप्त होता है, तो इसमें अनेक प्रकार के मंत्री होते थे, जिन्हें मंत्री परिषद के सदस्यों को जिन्हें अमात्य कहा जाता था। तो उन मंत्री परिषद के सदस्यों में हम देखते हैं कि जैसे एक प्रतिहार, जो राजा के अंतपुर यानी रनिवास, जहां रानियां वास करती थी, अंतपुर, उसका प्रमुख होता था प्रतिहार। अंतपुर की सारी व्यवस्था का भार जो है प्रतिहार पर होता था, उसकी सुरक्षा करना, उसकी सारी व्यवस्थाएं करना जो है वह प्रतिहार पर आधारित था, या प्रतिहार उसकी सारी व्यवस्थाएं करता था। दूसरा देखते हैं महाप्रतिहार। तो यह जो है राजा के जो महल थे, राजा का महल था, उसके जो रक्षक थे यानी पहरेदार थे, उनका मुखिया होता था, उनका प्रमुख होता था। तीसरा महाबलाधिकृत, यह सेना का प्रमुख होता था, इसे महाबलाधिकृत कहा जाता था, जो सेना का प्रमुख था। चौथा संधि विग्राहक। संधि विग्राहक जो है वह युद्ध एवं शांति का मंत्री था, इसे युद्ध करना या शांति स्थापित करना, यह संधि विग्राहक का कार्य था। पांचवा दंडनायक, यह न्यायाधीश था जो न्याय का कार्य करता था।
कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई व्यवस्था थी या कोई न्याय प्राप्त करना चाहता था, न्याय की गुहार लगाता था, तो सबसे पहले जो है दंड नायक जो है उसका न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। और अगर उससे असंतुष्ट है तो आगे अपील हो सकती थी, और अंतिम जो न्याय का अधिकार था वो सम्राट के पास था। लेकिन उससे पहले जो है दंड नायक न्याय का कार्य करता था, एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। उसके बाद कुमारामात्य की बात करें तो कुमारामात्य जो वर्तमान में जो आईएएस है, प्रशासन जो प्रशासन व्यवस्था है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जिसे हम कहते हैं, तो जो प्रशासन व्यवस्था है वो आज के समय की उसी प्रकार कुमारामात्य जो है गुप्त प्रशासन में सबसे बड़ा प्रमुख अधिकारी माना जाता था। और इस कुमारामात्य पद पर जो है विशेष रूप से राज परिवार के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया जाता था, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा खाद्यायक यह राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष था, यानी जो राज परिवार में जो रसोइया था या रसोई जिसे हम कहें, तो उसका ये प्रमुख अधिकारी होता था। आठवां है दंडपाशिक। दंडपाशिक जो है यह पुलिस अधिकारी था, शासन व्यवस्था में शांति बनाए रखना और इसके साथ साथ चोरों को आदि से जनता की सुरक्षा करना, यह इस पुलिस अधिकारी का कार्य था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 8 प्रकार के प्रमुख जो है सदस्य मंत्री परिषद में होते थे, जिन्हें अमात्य कहा जाता था, और वह विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। तो इस प्रकार जो केंद्रीय प्रशासन में राजा को सलाह और मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, और उस मंत्री परिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था, और वह भिन्न भिन्न प्रकार के पदों पर नियुक्त होते थे और अपना प्रशासन संभालते थे। इसके बाद प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतीय शासन व्यवस्था की बात करें तो प्रांत जो है, प्रांत को भुक्ति, देश या भोग कहा जाता था, और इस प्रांत में जो है 2 प्रकार की प्रांतें हुआ करती थी गुप्त प्रशासन के दौरान। एक सीमांत प्रांत, सीमांत प्रांत जो है यानी कि जो सीमाओं पर, राज्य की सीमाओं पर स्थित है प्रांत, तो उन्हें सीमांत प्रांत कहा जाता था। और दूसरी आंतरिक प्रांत जो साम्राज्य के अंदर है, उससे आंतरिक प्रांत कहा जाता था। तो जो सीमांत प्रांत थी, इसका अधिकारी, जो मुख्य अधिकारी होता था, वह गोप्ता कहलाता था, और जो आंतरिक प्रांत थी उसका जो मुख्य अधिकारी होता था वह ऊपरीक महाराज कहा जाता था। तो इस प्रकार प्रांतों में 2 विभाजन थे, एक सीमांत प्रांत और दूसरी आंतरिक प्रांत। सीमांत प्रांत का अधिकारी गोप्ता कहलाता था, और आंतरिक प्रांत का अधिकारी जो है वो ऊपरीक कहलाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रांतीय व्यवस्था में जो है वो जो शिलालेख, गुप्तों की जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, तो उनमें अनेक इनकी भुक्ति का या प्रांतों का उल्लेख मिलता है जिन्हें भुक्ति कहा जाता था। जैसे शिलालेखों में ये उदाहरण मिलते हैं कि तीर भुक्ति, पुंड्रवर्धन भुक्ति, मगध भुक्ति आदि का उल्लेख भी प्राप्त होता है। प्रांतीय शासकों की नियुक्ति शासक जो है करता था, उसे गोप कहा जाता था या उपरीक कहा जाता था या उपरीक महाराज कहा जाता था। इसके अलावा भोगिक या लोकपाल भी कहा जाता था। और इन पदों पर, यानी जो ये पद थे, इन पदों पर जो है गुणवान व उच्च कुल के सम्भ्रांत व्यक्तियों को या फिर राजकुल के कुमारों को व सामंत नृपतियों को नियुक्त किया जाता था। इस अधिकारी के रूप में, इस प्रांत के अधिकारी के रूप में या तो राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था, या किसी राजवंश से संबंधित, अपने वंश से संबंधित किसी व्यक्ति को, या फिर जो सामंत थे उनके जो पुत्र थे उनको नियुक्त किया जाता था। तो इस प्रकार उन संभ्रांत व्यक्तियों को ही इन विशेष पद पर नियुक्त किया जाता था। प्रांतीय शासक बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक विद्रोह से रक्षा करने के लिए उत्तरदायी थे। जो प्रांतों के शासक थे, जिन्हें प्रांतों की सुरक्षा के लिए या प्रशासन के लिए नियुक्त किया जाता था, उनका ये भी कर्तव्य था कि वह प्रांत में आंतरिक प्रशासन को बनाए रखेंगे, व्यवस्था बनाए रखेंगे और शांति बनाए रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर कोई बाह्य आक्रमण होता है, शत्रु द्वारा कोई आक्रमण होता है, तो उससे भी उस राज्य की या साम्राज्य की जो है वो सुरक्षा करेंगे। इसके लिए उनको उत्तरदायी माना जाता था। राज्य की सीमा की रक्षा एवं सार्वजनिक हितों के कार्यों को करना इनका कर्तव्य समझा जाता था। प्रांत की सुरक्षा व इनकी सहायता के लिए सैनिक अधिकारी होते थे,
गुप्तों के समय मंत्रियों की तरह ऊपरी वंशानुगत भी हुआ करते थे। प्रांत शासन व्यवस्था केंद्रीय व्यवस्था की भांति ही होती थी तथा प्रांतीय शासन अपने अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। तो इस प्रकार जो प्रांत की शासन व्यवस्था थी वो केंद्रीय शासन व्यवस्था के अनुसार ही होती थी। जिस प्रकार केंद्रीय प्रशासन में राजा को सलाह देने के लिए, मंत्रणा के लिए एक मंत्री परिषद होती थी और उनके भिन्न भिन्न अधिकारी होते थे, तो उसी प्रकार प्रांतों में भी गोप या उपरीत महाराज आदि को सहयोग और सलाह देने के लिए एक दूसरी मंत्री परिषदें होती थी। जिस प्रकार केंद्र में होती थी उसी प्रकार प्रांतों में भी होती थी और वह जो है गोप या उपरीत महाराज आदि को सलाह देती थी। अब देखें जिले का प्रशासन। जिले को विषय कहा जाता था और इसका जो प्रमुख अधिकारी था वह विषयपति कहलाता था। विषयपति कहलाता था। जिले को जो है एक भुक्ति के अंतर्गत बहुत सारे जिले आते थे और इसकी व्यवस्था के लिए इसका शासक जो रहा या मुखिया था उसे विषयपति कहा जाता था और इसके साथ साथ इन्हें कुमारा माते व आयुक्त भी कहा जाता था और इनकी नियुक्ति जो है गोप या ऊपरीक द्वारा की जाती थी। यानी जिले का प्रशासन के लिए जिसकी नियुक्ति की जाती थी, विषयपति की नियुक्ति की जाती थी, वह गोप या ऊपरीक महाराज द्वारा की जाती थी। राजनीतिक व सामरिक विशिष्टता वाले विषयों में नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था। लेकिन जो विषय यानी कि जो जिला सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रमुख है और इसके साथ साथ राजनीतिक दृष्टि से भी अगर कोई जिला महत्वपूर्ण है तो उनके जो अधिकारी अर्थात विषयपति की नियुक्ति जो है वो सम्राट के द्वारा की जाती थी और बाकी जो साधारण जो थे उनकी नियुक्ति जो है वह विषय के दूसरे जो प्रांत का जो अधिकारी था उसके द्वारा की जाती थी। हम देखते हैं उदाहरण कि विषय का जो नगर कार्यालय था वह अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था। विषय का जो नगर कार्यालय था वह अधिष्ठान अधिकरण कहलाता था। दामोदरपुर के ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि विषय के प्रशासन में विषयपति की सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक महासमिति होती थी। जो दामोदरपुर का जो ताम्रपत्र है उससे यह ज्ञात होता है कि विषय के प्रशासन में विषयपति की सहायता और परामर्श देने के लिए एक महासमिति हुआ करती थी या महासमिति होती थी जिसके सभासद विषय महत्तर कहलाते थे। विषय महत्तर कहलाते थे और इस महासमिति में कौन कौन से अधिकारी थे तो इस महासमिति में नगर श्रेष्ठ, सार्थवाह, व्यापारियों की निगम या समिति का मुखिया और प्रथम कुलीक जो प्रधान शिल्पी कहलाता था और चौथा जो है प्रथम कायस्थ जो प्रथम प्रधान क्लर्क था और पुस्तपाल जो राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने का कार्य करता था और इसके अलावा छोटे मोटे बहुत अधिकारी भी हुआ करते थे जो जिले का प्रशासन संभालने में उनकी विषयपति की सहायता किया करते थे। इसके साथ ग्राम प्रशासन की बात करें तो जो ग्राम प्रशासन है जो यह ग्राम प्रशासन गुप्त प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी जिसे पेट भी कहा जाता था और ग्राम प्रशासन का जो मुखिया था, जो अधिकारी था, प्रमुख अधिकारी था, उसे ग्रामाध्यक्ष या भोजक भी कहा जाता था। ग्रामाध्यक्ष या भोजक भी इसे कहा जाता था। और गुप्त लेखों से ज्ञात होता है कि गांवों के शासन प्रबंध के लिए पंचमंडली या 5 सदस्यों की एक पंचायत भी होती थी। यानी जो ग्राम शासन व्यवस्था है इसकी व्यवस्था संभालने के लिए गुप्त लेखों से हमें ज्ञात होता है कि इसके लिए एक पंचमंडली हुआ करती थी या 5 सदस्यों की एक पंचायत हुआ करती थी जिसमें महत्तर यानी ग्राम का मुखिया जिसमें महत्तर अर्थात गांव का मुखिया, अष्टकुलाधिपति अर्थात 8 कुलों का मुखिया, ग्रामिक अर्थात गांव का प्रबंधक और कुटुंबिन यानी कृषक आदि सदस्य होते थे। इस 5 सदस्यों की सदस्य में से पंचमंडली के सदस्य आदि हुआ करते थे और पंचायत के अधीन एक से अधिक गांव थे। जो पंचायत थी, जो सदस्यों की जो पंचायत थी उसमें एक से अधिक गांव आते थे। गांव की सुरक्षा एवं मुकदमों का निर्णय करती थी। यह पंचायत जो है गांव की सुरक्षा का कार्य करती थी और इसके साथ साथ जो मुकदमे होते थे
उनका निर्णय भी इन पंचायत द्वारा किया जाता था। इसके साथ साथ भूमि कर, एकत्रित कर, राजकोष में जमा कराने तथा ग्रामवासियों के सार्वजनिक हित के कार्य भी यह ग्राम पंचायत देखती थी। तो इस प्रकार यह भूमि कर एकत्रित करने का भी कार्य करती थी और एकत्रित कर राजकोष में जमा कराने का कार्य करती थी। और इसके अलावा गांव के जो सार्वजनिक कार्य थे, आम जनता के जो कार्य थे, जो जनहित के कार्य थे, उनकी भी देखभाल इसके द्वारा की जाती थी। नगर प्रशासन, गुप्त प्रशासन में नगरों के प्रशासन की भी उचित प्रबंध व्यवस्था थी, अच्छी व्यवस्था थी और नगर प्रशासन की तरफ भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। जैसे हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ लेख से ज्ञात होता है कि नगरों की सुरक्षा और प्रशासन व्यवस्था पर समुचित ध्यान दे रखा जाता था, यानी नगरों की शासन व्यवस्था पर भी पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता था। और इसमें जो नगर का अधिकारी था उसे नगराध्यक्ष कहा जाता था या नगर रक्षक अधिकारी कहा जाता था और उसके ये कर्तव्य थे कि जो नगर है उसकी समृद्धि बढ़े, उसके लिए उसे विशेष रूप से कार्य करना होता था नगर की समृद्धि के लिए। और इसके साथ साथ नगर को मानवों से परिपूर्ण रखना, यानी जनसंख्या से परिपूर्ण रखना, भरा हुआ रखना, यह भी उसका कर्तव्य था। और ब्राह्मणों के भगवत भजन द्वारा नगर को पापों एवं दुर्भिक्ष से बचाना, ये भी उनका कर्तव्य था। यानी जो अध्यक्ष था, नगराध्यक्ष, वह ब्राह्मणों के द्वारा भगवत भजन द्वारा नगर को पापों से मुक्त रखे और दुर्भिक्ष यानी अकाल से मुक्त रखे उन मंत्रों के द्वारा। तो जो है ये भी उनका कर्तव्य माना जाता था। वैन्यगुप्त के गुणेधर ताम्रपत्र के आधार पर श्री मुखर्जी महोदय का कहना है कि नगर का नगर अध्यक्ष अथवा मेयर पुरपाल कहलाता था। जो महोदय है श्री मुखर्जी महोदय, वो कहते हैं गुणेधर ताम्रपत्र के आधार पर कि जो नगर अध्यक्ष था अथवा जो मेयर था नगर का, उसे पुरपाल कहा जाता था। पहाड़पुर के ताम्रलेख में नगर के मुख्य अधिकारी को आर्य नगर श्रेष्ठी और नगर पालिका कार्यालय को अधिष्ठान अधिकरण कहा गया है। तो इस प्रकार नगर प्रशासन की व्यवस्था को देखते हैं हम। उसके बाद शासन व्यवस्था के प्रमुख विभाग हुआ करते थे। तो प्रमुख विभाग कौन कौन से थे शासन व्यवस्था के? तो शासन व्यवस्था के प्रमुख विभागों की बात करें तो जैसे न्यायिक विभाग, जो न्याय देखने का कार्य करता था। नारद स्मृति में कुल 4 प्रकार के न्यायालयों की बात कही गई है। जो गुप्त काल में नारद स्मृति लिखी गई तो उसमें जो है 4 प्रकार के न्यायालयों की बात कही गई है, 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है। वो 4 प्रकार के न्यायालय कौन से थे? वो न्यायालय थे जैसे कुल, पहला कुल, दूसरा श्रेष्ठी, तीसरा गुण और चौथा राजकीय। और ये न्यायालय जो है, इनमें से जो प्रथम 3 न्यायालय है वो जनता के न्यायालय कहलाते थे और चौथा न्यायालय जो था वो सरकार का न्यायालय कहलाता था। और इसका जो न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था, यानी कि प्रमुख अधिकारी होता था, वह विनय स्थिति स्थापक कहलाता था। छोटे न्यायालय के जो निर्णय होते थे, अगर कोई उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, कोई जन न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह जो है उस न्यायालय के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में करने का अधिकारी था, जिस प्रकार वर्तमान समय में भी होता है। तो वह अपील कर सकता था। और इसके अलावा जन न्यायालयों में, आंतरिक और राजकीय न्यायालयों में न्यायालय की बात करें तो दंड जो व्यवस्था थी, यानी दंड व्यवस्था, जहां मौर्य प्रशासन में जो कठोर दंड व्यवस्था थी, जबकि गुप्त काल में हम ऐसे उदाहरण देखते हैं कि गुप्त काल में जो दंड व्यवस्था थी वह कोमल थी, प्राण दंड नहीं दिया जाता था।
और अगर कोई ज़्यादा अधिक एक से अधिक बार राजद्रोह करे तो उसका हाथ काट दिए जाते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दंड व्यवस्था भी जो है वो कठोर नहीं होती थी, और इसके साथ साथ शारीरिक यंत्रणाएं और प्राण दंड बिल्कुल नहीं दिया जाता था। इसके अलावा लोकोपयोगी कार्य विभाग जो जनता की भलाई के लिए या जनता के हित के लिए कार्य करता था, विभिन्न प्रकार के कार्य जो जनता के हित के लिए हो, जैसे चिकित्सालय बनवा, सार्वजनिक चिकित्सालय बनाना, सड़कों का निर्माण करना, या पानी की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था करना, या और भी किसी भी प्रकार का कोई जो जनहित का कार्य है, तो उन सब कार्यों का देखने का कार्य जो है वो लोकोपयोगी कार्य विभाग द्वारा किया जाता था। इसके अलावा सेना का विभाग जो होता था, तो सेना विभाग जो है वो सेना संचालन का कार्य करता था, सेना की देखभाल का कार्य करता था। इसमें सैनिकों की भर्ती करना, संसाधन उपलब्ध करवाना, ये सारे कार्य जो है सेना विभाग द्वारा किए जाते थे। गुप्त शासन काल के दौरान समय सेना के 4 अंग, मुख्य अंग होते थे जिसे चतुरांगिणी सेना कहा जाता था। और इसका जो मुख्य अधिकारी था, अर्थात सेना विभाग का जो मुख्य अधिकारी था, वह संधि विग्राहिक कहलाता था, और उसके से अधिक जो है महासेनापति भी कहलाता था। और इसके अलावा बलाधिकृत जो सैनिकों की नियुक्ति करने वाला अधिकारी होता था वह बलाधिकृत कहलाता था। और रस भांडागारिक जो था वह सैनिकों के सामानों का अधिकारी था, अर्थात सैनिकों को सामान उपलब्ध करवाने का अधिकार जो है या कार्य जो है वो रस भांडागारिक का द्वारा किया जाता था। और भटासोपति द्वारा जो है यह पैदल और घुड़सवारों का अध्यक्ष होता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सेना में भी भिन्न भिन्न प्रकार के विभाजन होता था, और अध्यक्ष जो अधिकारी होते थे वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते थे। और सेना का कार्यालय जो था वह बलाधिकरण कहलाता था। फिर चौथा जो विभाग था वो था आरक्षा विभाग। तो आरक्षा विभाग यह जो है देश में आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए संगठित किया जाता था। यानी इस विभाग का कार्य जो है देश में, यानी कि साम्राज्य में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखना, और इसके साथ साथ जो है वह शांति व्यवस्था और बनाए रखने के लिए, आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करता था। और इस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था वह दंडपाशाधिकारी कहलाता था। और इस दंडपाशाधिकारी के अधीन भी कुछ अधिकारी होते थे, जैसे जो है चोरोदारणिक, जो चोरों को पकड़ने वाला अधिकारी था वह दंडपाशाधिकारी के अंतर्गत आता था, यानी उनके नीचे ये काम करता था। और इसके अलावा दंडपाशिक, जो लाठी एवं रस्सी वाले सिपाही होते थे उनको दंडपाशिक कहा जाता था, ये भी जो है दंडपाशाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करते थे। तो इस प्रकार से दो प्रकार प्रमुख अधिकारी जो है इनके अधीन कार्य करते थे, जो साम्राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करते थे। और इसके अलावा देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य में सुरक्षा का उचित प्रबंध था, और इसका उदाहरण हमें फाहियान के फाक्योकी से मिलता है। फाहियान ने गुप्त प्रशासन की प्रशंसा करते हुए या अपनी पुस्तक फाक्योकी में लिखा है कि वह लिखता है कि उसने भारत में हजारों मील यात्रा की, किंतु कहीं भी उसको चोर डाकू नहीं मिले। तो फाहियान अपनी पुस्तक फाक्योकी में लिखता है इस गुप्त प्रशासन की जो न्याय व्यवस्था थी या जो प्रशासन व्यवस्था थी उसकी प्रशंसा करते हुए कि प्रशासन व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी, इतनी अच्छी थी कि और इस प्रकार से व्यवस्था की जा गई थी कि मैंने हजारों मील भारत में यात्रा की, लेकिन मुझे कहीं पर भी जो है चोरों और डाकुओं द्वारा नहीं मिले, यानी चोर डाकुओं के दर्शन भी नहीं हुए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त शासन व्यवस्था जो है बहुत ही सुदृढ़ थी, बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी। इसके अलावा भूमि जो है, भू प्रशासन जो है, इसकी बात करें कि राजस्व, भू राजस्व प्रशासन, तो भू राजस्व प्रशासन में जो है भूमि का अनेक प्रकार का विभाजन किया जाता था, और गुप्त प्रशासन में जो है राजस्व का प्रमुख जरिया जो था या स्रोत जो था वह यह भूमि कर ही था। जो भूमि कर था या भू राजस्व था, यह जो है वह राजस्व का
यह राजस्व का प्रमुख स्रोत था, यानी राज्य की आय जो है वह इसी से होती थी। तो भूमि को भिन्न भिन्न आधारों पर, उसकी उपज के आधार पर या अन्य प्रकार के आधार पर जो है भूमि का विभाजन अनेक प्रकारों से किया जाता था। जैसे देखते हैं कि यह गुप्त प्रशासन में भूमि के क्या क्या प्रकार थे। तो जैसे पहला है भूमि के प्रकार में जो है, पहला है क्षेत्र भूमि। जो खेती योग्य भूमि क्या होती थी उसे क्षेत्र भूमि कहलाती थी या उसे क्षेत्र भूमि कहा जाता था। दूसरा सिल या खिल्य भूमि, जैसे बंजर भूमि होती थी उसे सिल या खिल्य भूमि कहा जाता था। तीसरा भूमि का प्रकार है वह छिद्र भूमि न्याय। इस भूमि का उपयोग जो है गैर कृषि या कृषि भूमि या कृषि योग्य भूमि दोनों के लिए किया जाता था। चौथा भूमि का जो प्रकार है वह वास्तु भूमि, अर्थात जो निवास करने योग्य भूमि या निवास करने योग्य भूमि जो है वास्तु भूमि कहलाती थी। पांचवा अप्रहत, जैसे ऐसी भूमि जो जंगली हो या प्रति भूमि हो जिस पर अभी तक हल नहीं चलाया गया है उसे अप्रहत भूमि कहा जाता था। छठा जो भूमि का प्रकार था वह ब्रह्मदेय था, जो ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए राजा द्वारा प्रदान की जाती थी। जो कर मुक्त भूमि होती थी उसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था, यानी जो ब्राह्मणों की जीविका के लिए जो भूमि प्रदान की जाती थी और उस पर कर नहीं लिया जाता था तो उसे ब्रह्मदेय भूमि कहा जाता था। सातवां अप्रदा भूमि, यानी जो बिना बंदोबस्त वाली भूमि हो, यानी जिस पर बंदोबस्त नहीं किया गया अर्थात लगान निर्धारित नहीं किया गया हो तो उसे बंदोबस्त भूमि अर्थात अप्रदा भूमि कहा जाता था। और आठवां जो प्रकार था भूमि का वह था अग्रहार भूमि। और अग्रहार भूमि जो है यह मंदिरों और ब्राह्मणों को शैक्षणिक एवं धार्मिक कार्यों हेतु प्रदत्त की जाती थी, यानी जो ब्राह्मण था जो शिक्षा देने का कार्य करता था तो उसके वेतन के लिए वेतन के रूप में इस भूमि को प्रदान किया जाता था। और इसके साथ साथ जो है मंदिरों को भी इस प्रकार की भूमि दान में दी जाती थी। और इस भूमि के कारण ही सामंतवादी व्यवस्था पनपी। और इस भूमि को आधार बनाकर इतिहासकार रामशरण शर्मा लिखते हैं, रामशरण शर्मा महोदय लिखते हैं कि सामंतवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण ये अग्रहार भूमि ही थी, यानी जो अग्रहार भूमि जो मंदिरों को और जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, इसी भूमि के कारण ही सामंतवाद का उत्थान होता है। तो यह रामशरण शर्मा महोदय कहते हैं। भूमि कर की बात करें तो भूमि का स्वामी सम्राट को माना जाता था, वास्तविक स्वामी राजा को माना जाता था, लेकिन इसके साथ साथ कृषक वर्ग जो था, उस किसान जो था उसको भी भूमि का स्वामी यानी कि अधिकार, उसे भी भूमि का अधिकार था। भूमि कर जो है वह 1/6 भाग जो फसल या उत्पादन का भाग था वह 1/6 भाग जो है इस पर लागू किया जाता था लगान के रूप में। और इस लगान को या भू राजस्व को भाग, उद्रक, ऊपरी कर या भोग आदि भी कहा जाता था। यानी भूमि पर को चार प्रकार के भूमि कर थे, जिसमें जैसे भाग, उद्रक, ऊपरिक एवं भोग आदि कहलाते थे। जिसमें भाग जो है वह राजा के लिए एक सुरक्षित उपज का हिस्सा था, यानी जो उपज पैदा होती थी उसका एक सुरक्षित हिस्सा जो है राजा को दिया जाता था, उसे भाग कहा जाता था। और जो भोग था वह समय समय पर ग्रामीणों द्वारा राजा को फल फूल आदि के रूप में जो भेंट दी जाती थी, जो उपहार दिए जाते थे, उसे जो है भोग कहा जाता था। और इसके अलावा अन्य कर भी थे, जैसे विष्टि अर्थात बेगार, तो बेगार भी एक कर के रूप में थी। और गुल्म यानी वन में उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर गुल्म कहलाता था। और इसके अलावा मेय जो है ये भी एक प्रकार का कर था, ये अन्न के रूप में प्राप्त कर किया जाता था, उसे मेय कहा जाता था। और हिरण्य कर था, हिरण्य जो है वो धन के रूप में प्राप्त कर, राजस्व कर जो प्राप्त होता था उसे हिरण्य कहा जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेक प्रकार के कर भी लिए जाते थे। और इसके साथ साथ जो राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत था वह था भूमि कर। और दूसरा जो स्रोत था राजस्व का वह था चुंगी कर, और इस चुंगी कर को वसूल करने वाला अधिकारी जो है वह सोलकिक कहलाता था। भूमि
माप की इकाइयाँ भिन्न भिन्न प्रकार की थी, जिसके द्वारा भूमि को मापा जाता था और भूमि का जो है निश्चित नाप के आधार पर उसकी लगान या भू राजस्व निर्धारित किया जाता था। तो भूमि माप की भी अनेक इकाइयाँ थी, जैसे नल, निवर्तन, कुल्य माप, अंगुल, द्रोणवाप, धनु, पाटक, पदावरत एवं प्रवरक वाप आदि भूमि माप की अनेक प्रकार की इकाइयाँ होती थी। और इस भू प्रशासन से संबंध कुछ अधिकारी थे जो भू प्रशासन की देखभाल करते थे या जो राजस्व एकत्रित करने का कार्य करते थे या जो लगान निर्धारित करने का कार्य करते थे। तो इन भू प्रशासन से संबंध जो अधिकारी कौन कौन से थे, तो वो अधिकारी थे एक ध्रुवाधिकरण जो भू कर संग्रह करता था, उसे ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। और इसके अलावा जैसे महाक्षपटल यह लेखा का प्रभारी था, यानी लेखा विभाग का अधिकारी था। तीसरा कर्णिक, यह भूमि संबंधी अभिलेखों का संरक्षक था, जो भूमि संबंधी अभिलेख लिखे जाते थे उसका जो है उनका संरक्षण करना, उनकी सुरक्षा करना, उसका अधिकारी जो है कर्णिक कहलाता था। और इसके अलावा द्विवीर जो लेखक या लिपिक कहलाता था। पांचवा न्यायाधिकरण जो भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करता था, यानी अगर किसी किसानों के बीच में आपस में किसी भूमि को लेकर कोई विवाद होता था तो उस विवादों को निपटाने का कार्य जो है न्यायाधिकरण द्वारा किया जाता था। और इसके अलावा हम देखते हैं जो कृषक वर्ग था, जो किसान वर्ग था, तो गुप्त शासन काल के दौरान या गुप्त प्रशासन में कृषक दो प्रकार के हुआ करते थे, यानी उनकी दो श्रेणियां थी, दो कोटियां थी। पहली कुटुंबन जो स्वतंत्र किसान थे, जिसके पास स्वयं की खेती करने के लिए स्वयं के पास भूमि हुआ करती थी। तो जो स्वतंत्र किसान थे जिनके पास अपनी खेती थी और स्वयं अपने श्रम का प्रयोग अपने खेत में किया करते थे, तो उनको जो है कुटुंबन कहा जाता था। और इसके अलावा दूसरा जो प्रकार था कृषक वर्ग का कोटि थी, वह थी किनास, अर्थात जिसके पास भूमि नहीं थी, जो बटाई पर लेकर जमीन यानी खेत को बटाई पर लेकर कृषि करता था, उसे किनास कहा जाता था। तो कृषकों की दो श्रेणियां थी, एक कुटुंबिन जो स्वतंत्र किसान थे यानी जो स्वतंत्र कृषि करते थे, और दूसरा किनास जो बटाई पर लेकर कार्य करते थे यानी कृषि का कार्य करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त प्रशासन की क्या क्या कौन कौन से अंग थे और उन अंगों में से जो है कौन कौन से अधिकारी है जो प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का कार्य किया करते थे। तो इस पर हमने देखा कि केंद्रीय प्रशासन में राजा प्रमुख हुआ करता था और अनेक प्रकार की उपाधियां धारण करता था। उसकी सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अमात्य कहा जाता था और भिन्न भिन्न प्रकार के अमात्य हुआ करते थे। और इसके अलावा प्रांतीय प्रशासन, प्रांत को भुक्ति, देश या भोग कहा जाता था। और दो प्रकार की प्रांतें हुआ करती थी, सीमांत प्रांत जिसका प्रमुख अधिकारी गुप्ता था और आंतरिक प्रांत जिसका प्रमुख अधिकारी उपरीक महाराज कहलाता था। जिले का प्रशासन, जिले को विषय कहा जाता था और उसका प्रमुख अधिकारी विषयपति कहलाता था। ग्राम प्रशासन ग्राम पेट कहलाता था और यहाँ का जो मुखिया होता था वह ग्रामाध्यक्ष या भोजक कहलाता था। उसके अलावा नगर प्रशासन जिसका अधिकारी नगराध्यक्ष कहलाता था। और शासन के प्रमुख विभाग भी हुआ करते, जैसे न्यायिक विभाग जो न्याय का कार्य करता था, लोकोपयोगी विभाग जो लोक हित के कार्य करता था, सेना विभाग जो सेना संचालन का कार्य आदि करता था, और आरक्षक विभाग। और इसके अलावा भू राजस्व प्रशासन के बारे में हमने देखा कि भू राजस्व व्यवस्था में किस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि के 8 प्रकार हुआ करते थे और उन 8 प्रकारों में से जो है अनेक प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं, जिसमें बिस्टी यानी कि बेगार भी लिया जाता था और भूमि कर जो है 1/6 भाग उपज का लिया जाता था। तो इस प्रकार से हमने देखा गुप्त प्रशासन के बारे में। अगला टॉपिक अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।